तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का चैप्टर नंबर 7, रोटेशनल मोशन। रोटेशन करते देखा है आप लोगों ने किसी को? शक्तिमान को देखा होगा, वो रोटेट करता है। तो देखो दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सर्कुलर मोशन, तो एक सर्कुलर मोशन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस? हाँ, जैसे फैन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है? रोटेशनल, एक ही जगह पे खड़े होके वो अपने ही किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। जैसे ये देखो, ये पेन जो है ना अभी क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, उसके अबाउट ये चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन है। जैसे हमारी अर्थ क्या करती है, सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन? दोनों करती है। सन के अबाउट वो सर्कुलर मोशन भी करती है और अपने एक्सिस के अबाउट वो रोटेट भी करती है। तो सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों है उसमें। ठीक है। तो अब हम लोग की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इससे पहले हम लोग ना किसी भी बॉडी को स्टडी करते थे, उसको हम लोग एक छोटा सा पार्टिकल मान लेते थे। याद है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बॉडी को बस एक पार्टिकल मान के एज्यूम करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब रोटेशनल मोशन होने वाला है, इसमें हमको एक्चुअल बॉडी चाहिए, एक्चुअल बॉडी। तो अगर एक्चुअल बॉडी चाहिए तो उसके डायमेंशंस हो गए, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो किस तरीके की बॉडी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बॉडीज ना कई टाइप की होती है। एक सॉलिड बॉडी होती है, एक लिक्विड बॉडी होती है, गैशियस बॉडी होती है। तो हमको सॉलिड बॉडीज में डील करना है। सॉलिड बॉडीज भी बहुत टाइप की होती है। जैसे कि एक पेन है, अगर मैं इसको खींचूं तो इसमें कोई इलांगेशन नहीं होगा, मतलब फोर्स लगाने पे इसके डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे हैं। वहीं अगर ये रबर का बना होता तो, अगर ये रबर का बना होता तो इसमें इलांगेशन होने लगते, मतलब ये बॉडी कैसी होती, फ्लेक्सिबल बॉडी होती। तो सॉलिड बॉडीज भी बहुत तरीके की है। एक होती है इलास्टिक बॉडी, जिसको आप खींच के उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। एक होती है रिजिड बॉडीज। तो अगर आपसे पूछे, जिसकी डेफिनेशन बार बार स्कूल एग्जाम से पूछता है कि रिजिड बॉडीज क्या होती है, तो रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती है जिसके ऊपर आप चाहे कितना भी फोर्स लगा दो, उस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उसका कोई भी शेप चेंज नहीं होगा। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडीज। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सबसे पहले, रिजिड बॉडी। ये डेफिनेशन आज ही याद करना है, अभी याद करना है। रिजिड बॉडी लिखिए, रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी। सॉलिड, हमें सॉलिड्स में डिस्कस करना है, लिक्विड गैस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो, डिफॉर्मेशन इज जीरो, और so small that can be neglected। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन याद करो। ये वो बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर आप चाहे जितना भी फोर्स लगा लो, इनमें डिफॉर्मेशन क्या होगा? जीरो। और अगर डिफॉर्मेशन हुआ भी तो डिफॉर्मेशन इतना कम होता है कि उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप बेंच पे बैठे हुए, बेंच के ऊपर भी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हम उसे क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे शेप चेंज नहीं होने वाला है। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करता है कि मान लो ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है। मान लो वो डिस्टेंस कितनी है? वो डिस्टेंस है डी। अब मैंने इसके ऊपर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से। लेकिन थोड़ी देर के बाद भी क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी ना पहले, अभी भी वही डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस डी। तो इसे हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। तो कई बुक्स में इस तरीके से इसको डिफाइन करता है कि किसी भी बॉडी के दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर फोर्स लगाने के बाद भी चेंज नहीं होती है तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी कहलाएगी। और हमें रिजिड बॉडीज के बारे में ही डिस्कस करना है पूरा। ठीक है। अब रिजिड बॉडी है तो उसका साइज भी ज्यादा बड़ा होगा, जैसे हम लोग पहले पार्टिकल एज्यूम करते थे। अगर साइज बड़ा होगा तो अब उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। ठीक है। चलिए लिखिएगा अगली हेडिंग, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ये देखो, ये हमारी एक रिजिड बॉडी है।
इसके ऊपर दो पॉइंट है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। इन दोनों को मैंने ना एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया। अब मैंने ऐसा एज्यूम किया कि इसको उठा के मैं इस तरफ ले गया, लेकिन कैसे उठा के ले गया? ये अगर बॉडी है ना तो इसको उठा के बिल्कुल ऐसा एक लीनियर मोशन में यहां से उठा के यहां तक के लेके गया। तो थोड़ी देर के बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? इसकी पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे, ये पॉइंट ए यहाँ पे और ये पॉइंट बी यहाँ पे। एक बात बताओ, पुराना वाला ए बी और नया वाला ए बी दोनों आपस में पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। मैंने बस इसको उठा के इस बॉडी को ऐसा यहाँ पे लेके चला गया। तो पहली चीज कि दोनों ए बी कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो ये कैसा मोशन कहलाएगा? ट्रांसलेशन मोशन कहलाएगा। ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन, इसको हम ट्रांसलेशन कहेंगे। लेकिन एक और तरीका है, देखो यहां पे क्या हो सकता है। यहां पे ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं ये जो ए और बी है, इसको जोड़ने वाली लाइन है ये, इसको मैंने यहां तक के पहुंचाया, ये ए है और ये बी है। अभी भी नया ए बी और पुराना ए बी दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है। लेकिन मैं इसको पता है यहां से यहां तक की कैसे लेके गया हूं। इसको मैं ऐसे उठा के ये ऐसे 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 करते हुए यहां तक के लेके आया। तो पॉइंट ए का जो मोशन होगा वो कैसा रहा होगा? मोशन वो ऐसा 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 रहा होगा। पॉइंट बी का मोशन भी कैसा रहा होगा? जैसा ए का मोशन है बिल्कुल वैसी रहा होगा। लेकिन यहां पे मैं ऐसे ले गया था, तो देखो ए का मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बी का मोशन भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यही नहीं, इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट सी ले लो, उसका भी मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहां पे भी ए बी, यहां पे भी ए बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन की बॉडी ना सीधी सीधी मूव की है। तो यहां पे भी हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन, लेकिन दोनों में फर्क कहां आएगा? सामने। इसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। और ये हो जाएगा कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब इसने क्या किया है, इसके सारे पार्टिकल एक लाइन में मूव किए हैं, और इसके जो सारे पार्टिकल है ना वो कैसे मूव किए हैं? एक कर्व के फॉर्म में मूव किए। तो दोनों ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन क्यों है? क्योंकि पुराना वाला ए बी और नया वाला ए बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये सीधा सीधा गया है। लेकिन एग्जैक्टली सीधा सीधा नहीं गया है, ये थोड़ा सा ऐसे उछलते उछलते गया, तो हम कहेंगे कर्वीलिनियर, कर्व बनाते हुए ये वहां पे गया है। लेकिन पहले जैसा था अभी भी वैसे ही, यानी कि इसने क्या किया है? ट्रांसलेशन। सोचो आप इस कमरे में नहीं हो, ये पहले यहां था बाद में यहां आ गया, तो आप देख के तो यही कहेंगे ना कि इसने ट्रांसलेशन किया है। अगर ये बेंच पहले यहां थी, थोड़ी देर के बाद आप आए वो बेंच वहां है, तो आप यही बोलोगे ना इस बेंच को आपने यहां सरका दिया है। आपको क्या पता, मैं इस बेंच को पहले हवा में उठाया, 2 बार गोदी में झुलाया, उसके बाद नीचे लेके आया। आपको तो नई पोजीशन पुरानी पोजीशन कैसे दिख रही? दोनों बिल्कुल पैरेलल, तो आप बोलेंगे बस आपने सरका दिया है। तो हमने इसको सरका दिया, इसको सरका दिया, तो ये ट्रांसलेशन है। लेकिन ये कर्वीलिनियर और ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। ठीक है, बस समझने वाली चीज थी ये। उसके बाद देखो अगला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रोटेशन। रोटेशन में क्या होगा कि हम लोग कोई भी एक पॉइंट को इसके फिक्स कर देंगे। अभी जो हम लोगों ने पुरानी वाली बॉडी बनाई थी ना, इस पुरानी वाली बॉडी में क्या करेंगे, ये ए पॉइंट था और यहाँ पे नीचे ये कोई पॉइंट बी था। अब मैंने क्या किया, एक कील लेके आया और कील से इसको ठोक दिया। ये कील मैंने जैसे ही यहाँ पे ठोक दिया, देखो कील ठुक गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उठा के पूरा गोल घुमा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसकी नई वाली जो पोजीशन होगी, नई वाली पोजीशन वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ए तो वहीं पे रहेगा और बी देखो यहां पे पहुंच जाएगा। ए तो वही रहेगा क्योंकि उस पे हमने क्या किया, कील ठोक दी है। अब एक चीज बताओ, बी का यहां से यहां तक के मोशन कैसा रहा होगा? स्ट्रेट लाइन में रहा होगा या कर्व में रहा होगा? कर्व में, वो भी क्या, एक सर्कल का पार्ट। अगर इसको पूरा घुमा दोगे ना तो बी पता है कैसा पाथ ट्रेस करेगा? एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। आप लोग खुद एक काम करो, इस पेन को एक जगह से पकड़ लो और इसके दूसरे एंड को पूरा गोल घुमा दो, तो इसका दूसरा वाला एंड कैसा पाथ ट्रेस कर रहा है? सर्कल। यही नहीं, इसके ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट, मान लो ये वाला आपने पॉइंट लिया, तो पता है ये भी एक छोटा वाला सर्कल यहाँ पे ट्रेस करेगा। इस पेन में देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो एक बड़ा सर्कल ट्रेस कर रहा है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है देखो वो एक छोटा सर्कल ट्रेस कर रहा है। तो जब भी बॉडी ऐसे मूव करे कि उसके सारे पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि उसके सारे पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? सर्कुलर फैशन में, तो इसको हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आप चाहो तो इसके सेंटर के अबाउट भी इसको रोटेट कर सकते हो। देखो इसके सेंटर के अबाउट ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक सर्कल बना रहा है,
नीचे वाला पॉइंट है ये भी एक सर्कल बना रहा है, हर पॉइंट एक सर्कल बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। लिखिएगा, रोटेशनल मोशन। अच्छा, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, है ना। वैसे हम लोग को ट्रांसलेशन मोशन पढ़ना नहीं है, वो मैंने जस्ट आप लोगों को बता दिया। हम लोग को क्या पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है। ट्रांसलेशन में लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। लिखिएगा रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसके अंदर सबसे पहली हेडिंग है रोटेशनल मोशन। ऐसा एक डायग्राम बना लेना, एक ए बी था, उसके बाद फिर आप उसको रोटेट कर देना। इफ अ बॉडी इज हिंज्ड और पिवोटेड, जैसे आपने देखा होगा दरवाजा जो होता है वो भी फ्रेम में एक साइड क्या रहता है, हिंज्ड रहता है या पिवोटेड रहता है। उसी को पिवोट करना बोलते हैं, मतलब किसी एक बॉडी को ऐसा आपने फिक्स किया कि उसके बाद आप रोटेट कर सकते हैं। क्या मैंने इस पेन को यहाँ पे हिंज्ड कर दिया है, रोटेट कर पाएगा क्या ये बेचारा, नहीं। क्या अब मैंने इसको हिंज कर दिया है, हाँ अब ये रोटेट हो सकता है। तो हिंज करना आप समझ गए। तो अगर उस बॉडी के किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आपने हिंज कर दिया ना या पिवोट कर दिया, सो दैट इसके बाकी के पार्टिकल जब मूव करेंगे तो वो एक सर्कल बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। अच्छा, आपकी गाड़ी का जो व्हील होता है वो कैसा मोशन करता है, बताओ बताओ। कौन सा मोशन, देखो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आवाज में। और पंखा कैसा मोशन कर रहा है, दोनों रोटेशनल। तो पंखा भाग क्यों नहीं जा रहा है इस कमरे से, हाँ तो कार का जो व्हील है वो दूसरा मोशन कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग। वो रोल कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और साथ में आगे भी बढ़ रहा है। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो हमारी कार का जो व्हील होता है वो क्या करता है, रोलिंग करता है, रोलिंग। ठीक है, तो ये रोटेशन हो गया, ये सब लोगों ने लिख लिया। हो गया, देन इट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। के बाई ए यानी कि नोन एज, डब्ल्यू के टी यानी वी नो दैट, ठीक है, डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू। चलो इसके बाद लिखिएगा रोलिंग, जो कि हमारे कार के या बाइक के एक्टिवा के व्हील्स करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है एक बॉडी, इसमें मैंने नाम दे दिया है, ये देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। थोड़ी देर के बाद क्या, ये हमारी गाड़ी का व्हील है, थोड़ी देर के बाद ये जो व्हील है ना वो यहाँ पे पहुंच जाता है। और जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो देखो सी पॉइंट तो यहीं पे रहेगा, लेकिन बी पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया और ए पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। तो देखो ए और बी क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको हवा में उठा लो ना, तो ये अपनी जगह पे सर्कल ट्रेस करेगा, ये अपनी जगह पे सर्कल ट्रेस करेगा, लेकिन सेंटर जो है ना वो अपनी जगह पे रहता है, वो कुछ भी ट्रेस नहीं करता। तो यहाँ पे देखो ए और बी ने कैसा मोशन दिखाया, रोटेशनल मोशन, लेकिन सी कैसा मोशन दिखा रहा है, सी तो बिल्कुल सीधा सीधा सामने जा रहा है। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, रोलिंग। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो यहां पे देखो आप ए और बी ये दोनों सर्कल ट्रेस कर रहे हैं,
लेकिन सी जो है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो याद रखना कोई तो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि अपनी जगह से मूव नहीं करता। आपके पंखे में देखो बिल्कुल बीच में एकदम सेंटर पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशनल मोशन कहते हैं। कितना समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ रोटेशनल मोशन। आप देखो ये जो ए है ये बहुत बड़ा वाला सर्कल ट्रेस कर रहा है, बी छोटू सा सर्कल ट्रेस कर रहा है, यहां कोई पॉइंट होगा तो वो और छोटा सर्कल ट्रेस करेगा, लेकिन जिसकी डिस्टेंस सेंटर से 0 होगी वो तो कुछ ट्रेस ही नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे रहता है। ठीक है, चलिए अब देखो ये तो ना बहुत इजी है, इसको हम लोग बहुत आराम से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अगर इस पेन को मैं ऐसे उछालूं, मैं इसको ऐसे उछाल के उस तरफ फेंक दिया तो ये पेन कैसा जाएगा? पेन को मैंने फेंका, ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। मतलब ना अब इसका कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। जैसे कि ये देखो सी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। इसको जैसे ही मैं फेंकूंगा तो इसका जो सेंटर है ये भी तो देखो एक पाथ ट्रेस कर रहा है, एक प्रोजेक्टाइल की तरह इसका भी एक, ये देखो ये इसका सेंटर है। मान लो इसके अबाउट में इसको रोटेट करते हुए फेंक दिया हवा में, तो देखो ये हवा में उड़ते हुए जा रहा है, जो इसका सेंटर है वो भी तो एक पाथ ट्रेस कर रहा है, ये वाला पाथ। अगर मैं इसको ऐसा फेंकता कि बिल्कुल ये ऐसे सामने जाए तो ये तो भाई हमारा रोलिंग टाइप का हो जाता। इसका जो सेंटर है ना वो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन इसका सेंटर देखना सीधे नहीं जाएगा, इसका सेंटर ये देखो ऊपर जा रहा है अभी इसका सेंटर, उसके बाद देखो ये आगे जा रहा है तो इसका सेंटर भी नीचे आ रहा है। तो इस बार सी जो पॉइंट है ना, जो सेंटर है, वो ना एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्टाइल के जैसे पाथ को फॉलो कर रहा है। ये देखो सेंटर पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये वाला जो मोशन होता है ना इसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। आपने देखा होगा जो बॉलर होते हैं वो बॉल को जब फेंकते हैं स्पिनर्स, तो बॉल को ऐसे घुमा के फेंकते हैं। उनको स्पिनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बॉल को ना पहले ही स्पिन करके फेंकते हैं। मतलब बॉल घूम तो रही है लेकिन साथ में आगे भी बढ़ रही है। जैसे इस पेन को मैं ऐसे करके फेंकूंगा तो ये अपनी जगह पे रोटेट भी हो रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ रहा है, ये ऐसा पैराबोला टाइप कुछ बना रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? स्पिन होना। पंखा क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। आपकी गाड़ी का व्हील क्या हो रहा है? रोल हो रहा है, रोलिंग कर रहा है। लेकिन जब हम एक बॉल को फेंकते हैं तो वो क्या कर रही होती है? स्पिन हो रही होती है। तो दोनों में, सब तीनों में डिफरेंस समझ गए ना? पंखा अपनी जगह पे वो सिर्फ रोटेट हो रहा है, हमारी गाड़ी का जो व्हील है ना वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी हो रहा है। लेकिन जब इस पेन को मैं ऐसा फेंक दूंगा तो ये गोल भी घूम रहा है और ये क्या कर रहा है, एक लाइन में मूव नहीं कर रहा है। तो इसको हम, ये प्रोजेक्टाइल एक पाथ बना रहा है, पैराबोलिक पाथ, तो हम इसे क्या कहेंगे? स्पिन होना कहेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है हमको? रोटेशनल मोशन पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे फ्लैशबैक में। इसमें हमको सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो थोड़ी सी चीजों को हम लोग ना रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम रोटेशनल मोशन में एंटर करेंगे। तो देखो इससे पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था कि कोई एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसमें क्या क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसकी एक क्या होगी? वेलोसिटी होगी, उसका एक क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स लगाएंगे तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। ये सारी चीजें हो सकती है। और क्या हो सकता है? इसके पास एक मास हो सकता है। और क्या चीज हो सकती है? इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर ली कि ये सब कुछ हो सकता है। अब जब कोई एक बॉडी रोटेट करेगी, मान लो ये पेन है, इस पेन का ना मैं ये वाला एंड पकड़ लूंगा और इसको ना ऐसे करके रोटेट करूंगा। हर बार हम लोग यही वाला एग्जांपल लेने वाले हैं। इस पेन का मैंने ये वाला एंड पकड़ लिया है और इसको मैं क्या करने वाला हूं? ऐसे रोटेशनल मोशन देने वाला हूं। या आप ऐसा सोच सकते हो कि अपने पंखे से बाकी की दो पंखुड़ी निकाल लो, बस एक पंखुड़ी के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब वो जैसा मोशन करेगा ना, वही क्या है, वही मोशन हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। तो देखो यहाँ पे ये है, एक हमारे पास एक रॉड, इस रॉड को मैंने यहाँ पे पिवोट कर दिया है। मतलब इस रॉड को मैंने ऐसे पकड़ा और यहाँ पे मैंने कील ठोक दी है सो दैट ये पूरा सर्कुलर मोशन कर सके। अब देखो इसका ये वाला जो पॉइंट है, एंड पॉइंट, जब मैं इसको पूरा गोल घुमाऊंगा तो वो देखो ये एक ऐसा पाथ ट्रेस करेगा। तो ये ऐसा पाथ ट्रेस करने वाला है, तो इसको हम कौन सा मोशन कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। इससे पहले सर्कुलर मोशन में क्या होता था? इतना बड़ा हमारा ये यहाँ पे बॉडी नहीं होती थी, हमारा यहाँ पे एक पॉइंट मास होता था, वो रोटेट करता था।
वो सर्कुलेट करता था, लेकिन इस बार क्या है, पूरा यहां से लेके यहां तक की हमारी एक बॉडी है। चलो अब देखो, मान लो ये जो बॉडी है हमारी, वो थोड़ी देर के बाद, अब देखो इतना चौड़ा बनाने में ना बहुत समस्या होती है, तो मैं इसको ना एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी पुरानी वाली पोजीशन थी ये, और इसकी नई वाली पोजीशन हो गई है मान लो ये वाली। इसने कितना एंगल मूव किया है? इसने एंगल मूव किया है थीटा। और ये वाला जो एंड पॉइंट है वो यहां से लेके यहां तक के कुछ मीटर मूव किया है उसने, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? इसकी रेडियस। भाई ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक रोटेशनल मोशन, तो ये उस सर्कल की क्या है? रेडियस है। इसने थीटा मूव किया तो इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब कोई भी चीज जब रोटेट करती है या सर्कुलर मोशन में होती है, ये सब चीजें किसकी है? लीनियर मोशन की है। और सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या पढ़ते थे? जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव करती थी, इस सेंटर के अबाउट ये बॉडी जब मूव करती थी, तब इसमें देखो हम लोग उसमें डिस्प्लेसमेंट एस लिखते थे। इसमें डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते थे? इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? यहां से लेके देखो, इसकी पुरानी पोजीशन ये थी, यहां तक के पहुंच गया, तो इसने कितना मूव किया? एंगुलर में बताना है आपको, एंगल्स में सब चीजें। लीनियर में क्या बताते हैं हम लोग कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो किसमें होगा? रेडियन में होगा ना, एंगल बताओगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था वहां पे? थीटा। तो देखो इसके सारे पैरामीटर्स को मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, इसमें क्या होता था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें लीनियर वेलोसिटी होती थी, और इसमें कौन सी वेलोसिटी होती है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं ओमेगा। इसमें होता था हमारा लीनियर असलरेशन, और इसमें क्या होगा? एंगुलर असलरेशन। इसमें हम लोग ना फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करती है, लेकिन किसी चीज को घुमाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क। किसी भी चीज को घुमाने के लिए टॉर्क लगाते हैं हम लोग। अभी टॉर्क को हमने डिस्कस नहीं किया है, आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कोई नट या बोल्ट खोलना है आपको, मान लो ये नट या बोल्ट इसको खोलना है, तो मैं इसे खींचूंगा क्या? इसे मुझे गोल घुमाना पड़ेगा। तो गोल घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टॉर्क लगाते हैं। किसी भी बॉडी को गोल घुमाने के लिए क्या लगाना पड़ता है हमें? टॉर्क। तो यहाँ पे भाई रोटेशनल मोशन हो रहा है, यानी कि घुमा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स के बदले क्या पढ़ने वाले हैं? टॉर्क। और लास्ट में जब भी कोई बॉडी सीधा सीधा मूव करती है ना, तो हम उसका मास कंसिडर करते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी गोल गोल घूमने लगती है, तो मास के बदले ना हम क्या स्टडी करेंगे उसका? किसी को नाम याद है इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास के बदले हम लोग ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने वाले हैं। ये आखिरी की दो चीजें अभी तक के हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, बस इनका मैं आपको नाम दिखा दे रहा हूं कि बाद में हमको इसको पढ़ना है। किसी चीज को सीधा सीधा मूव कराने क्या चाहिए? फोर्स। लेकिन किसी चीज को घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। जब आप सीधा सीधा मूव कराते हो तो आपको क्या पैरामीटर चाहिए? उसका मास। लेकिन गोल घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है। क्योंकि देखो जो पंखा है ना, मान लो उसका मास अभी 5 kg है, उसकी पंखुड़ियां कितनी पतली है और बीच में बहुत थिक है। अगर आप उसको बीच में पतला बना दोगे और उसका पूरा मास उसके एंड पे लगा दोगे ना, तो उसका रोटेशनल मोशन चेंज हो जाएगा। मास तो उतना ही है, लेकिन रोटेशनल मोशन चेंज हो गया। तो वहां पे ना इसका शेप और साइज के ऊपर एक पैरामीटर है आई, जो ये भी देखता है कि मास कितना है और कैसे फैला हुआ है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो चलो पहले ना कुछ चीजें हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इनके बीच में रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं एस इज इक्वल्स टू थीटा आर? भाई आर यहां चला गया, एस इज इक्वल्स टू थीटा आर। इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया ds अपॉन dt। इस साइड भी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, आर तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इंटू आर। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। एंगल टर्न पर यूनिट टाइम ये कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। भाई लीनियर मूवमेंट पर यूनिट टाइम लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मूवमेंट पर यूनिट टाइम एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा आर। दोनों साइड मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा dv अपॉन dt, और ये बन जाएगा d ओमेगा अपॉन dt इंटू आर। dv बाई dt क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, असलरेशन। तो असलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर। तो देखो तीन फॉर्मूले आ गए हमारे पास, एस इज इक्वल्स टू थीटा आर, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर। याद रहेगा यार, तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे। ये पूछता है, ये डेरिवेशन पूछता है, डिराइव ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो आप लोग लिखेंगे वी नो दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। तो यहां से ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू थीटा आर। ऐसे करते हुए आप यहां तक के पहुंचेंगे। 1 मार्क या 2 मार्क में पूछता है डिराइव ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, या आर अल्फा कुछ भी लिख देगा वो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए। क्या यहां तक के समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब यहां पे एक काम की बात, इसकी जो वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, एक बात बताओ, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? हाँ, टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में। टेंजेंशियल होती है हमेशा वेलोसिटी। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी आती है एक्चुअल में? टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी को तुमने डिफरेंशिएट किया है तो असलरेशन भी कौन सा मिलेगा? टेंजेंशियल असलरेशन। तो यहाँ पे हमको टेंजेंशियल असलरेशन मिलता है। हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जब ऐसा सर्कुलर मोशन करती है, देखो ये, इसकी वेलोसिटी पहले इधर थी, अब इसकी वेलोसिटी इधर हो गई है। वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई? डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भले उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसका क्या चेंज हो गया है? डायरेक्शन चेंज हो गया है। डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। और वेलोसिटी अगर चेंज हुई है, मतलब वहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो देखो यहां पे हम लोग निकाले थे कि ये देखो सेंटर की तरफ, सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस डायरेक्शन में ना इसका एक असलरेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल असलरेशन या सेंट्रीपिटल असलरेशन। देखो इसके रिस्पेक्ट में ही उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। और दूसरा, ये जाना तो इस डायरेक्शन में चाह रहा था ना अभी इस मोमेंट पे, तो इस असलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एटी कहते हैं। एक सेंटर की तरफ लगेगा वो एसी, और एक टेंजेंशियली लगेगा वो एटी। तो एटी है वो इस फॉर्मूले से आता है। तो बच्चे बोलेंगे सर एसी का फॉर्मूला क्या होगा? एसी का फॉर्मूला याद है किसी को? अगर आपको लिखना ही है तो एसी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। इससे देखो हमको कितनी सारी चीजें पता चल रही हैं। इस फॉर्मूले में देखो वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा होगा। यानी कि एसी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। देखो जब तक वेलोसिटी है, जब तक वो मूव करेगा, तब तक कहीं जीरो नहीं हो सकता भैया। थोड़ी सी भी वेलोसिटी है तो एसी तो रहेगा ही रहेगा। दुनिया में कोई रहे ना रहे, अगर बॉडी मूव कर रही है तो एसी तो हमेशा रहेगा। लेकिन अल्फा क्या होता है? असलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर अभी भी वी है, अभी भी वी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। देखो ये होता है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद होता है डी थीटा बाई डी टी, इसी को हम क्या कहते हैं? ओमेगा। टाइम के साथ थीटा में जो चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? ओमेगा। भाई टाइम के साथ थीटा में चेंज होना ही पड़ेगा, तभी तो सर्कुलर मोशन होगा या रोटेशनल मोशन। क्या इसमें थीटा चेंज हो रहा है टाइम के साथ? नहीं। तो ये क्या सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन? नहीं। क्या ये रोटेशनल मोशन है? हाँ। लेकिन पंखा जैसे ही चालू करते हो तो देखना शुरुआत में वो धीरे धीरे चलता है, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है, यानी कि उसमें एक असलरेशन है। यानी कि थीटा पहले धीरे धीरे चेंज हो रहा था, अब थीटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, यानी कि उसमें एक एंगुलर असलरेशन है। थोड़ी देर के बाद पंखे की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा? टेंजेंशियल। तो थोड़ी देर के बाद ना असलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये जीरो हो सकता है। एक 1 मार्क में क्वेश्चन पूछता है कि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल असलरेशन दोनों में से किसका होना जरूरी है रोटेशनल मोशन के लिए? बताओ किसका होना जरूरी है? एसी के लिए। भाई सेंटर है, उसके अबाउट मोशन हो रहा है, तो सेंटर के अबाउट एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। अगर वो नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, और वेलोसिटी की वैल्यू जीरो मतलब कोई मोशन ही नहीं हो रहा है।
तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, जिसको मैं एक पेज पे लिख देता हूं। यहाँ पे देखो एस था, और इस साइड में क्या हो गया, थीटा आर, इस साइड में वी था, इस साइड में ओमेगा आर, इस साइड में असलरेशन था, इस साइड में अल्फा आर, हो गया। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये असलरेशन भी कौन सा होगा, टेंजेंशियल। लेकिन हमें पता है ना कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर बाई आर के। ये हम लोगों ने पुराने अपने नॉलेज के हिसाब से लिख लिया इसको, कि AC इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये फॉर्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए, तभी हम लोग आगे एंटर कर सकते हैं। तो फॉर्मूले कितने इजी हैं, S इज इक्वल टू थीटा आर, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, A इज इक्वल टू अल्फा आर। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वेलोसिटी, असलरेशन असलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये वाला तो हमारा अलग एक फॉर्मूला है, ठीक है, AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। क्या ये सारे फॉर्मूले याद हो गए, पक्की बात। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बताइए। बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी, ठीक। चलिए अब इसके बाद हेडिंग लिखिएगा। चलो तो अब ना हमें एक बॉडी को स्टडी करना है, एक बॉडी जो कि ना रोटेशनल मोशन कर रही है, उसे हमें स्टडी करना है। मान लो हमारी अर्थ है, उसी को हमको स्टडी करना है, या आपकी गाड़ी का कोई व्हील है, उसको हमें स्टडी करना है। देखो ये एक व्हील है, इसको ना हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, ये रोड के ऊपर चल रहा है, ये वाला पॉइंट C, उसके बाद ये वाला कोई पॉइंट है इसके ऊपर B, और ये वाला कोई पॉइंट है इसके ऊपर A। अब देखो थोड़ी देर के बाद जब आपने इसको ऑब्जर्व किया ना, तो ये जो व्हील था वो यहाँ पे पहुंच चुका था, और इसमें अब A यहाँ पे था, B यहाँ पे था, C यहाँ पे था। थोड़ी देर के बाद जब ये यहाँ पे पहुंचा, तो C तो यहाँ पे था, यहाँ पे B था, और यहाँ पे क्या था, A था। ऑब्वियसली ऐसे ही होगा जब ये रोल करेगा। अब एक बात बताओ, हम लोग अगर इसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन ये सारी चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, v। हमको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। जैसे देखो यही वाला फॉर्मूला है कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो भाई किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो, अगर आपको निकालना है असलरेशन, तो किस पॉइंट का असलरेशन निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे बाहर है। जब ये व्हील एक चक्कर पूरा मारेगा, तो वापस से A वहीं पे पहुंच जाएगा। जब ये एक चक्कर पूरा मारेगा, तो B वापस से वहीं पे पहुंच जाएगा। लेकिन A ने ज्यादा बड़ा चक्कर लगाया, B ने छोटा चक्कर लगाया सेम टाइम में, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है। A ने बड़ा चक्कर मारा और B ने छोटा चक्कर मारा सेम टाइम में, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है, गलत। कैसे सेम है, एक ने तो छोटा चक्कर लगाया, एक ने बड़ा चक्कर। सोचो आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, ये एक बड़ा सा ग्राउंड है, इसमें आपकी एक फ्रेंड दौड़ रही है ऐसे ऐसे, और आप दौड़ रही हैं ऐसे ऐसे, दोनों सेम टाइम में एक चक्कर मार रहे हैं पूरा सेम टाइम में। तो देखो सेम टाइम में तो ये कम डिस्टेंस मूव कर रही है, और सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस मूव, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। आपको पूछना पड़ेगा सर कौन सी वेलोसिटी। हमने अभी अभी दो वेलोसिटी के नाम सुने हैं, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो मैं दो चीजें ट्रेस कर रहा हूं, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी। तो एक बच्ची यहां से लेके यहां तक क्या आई, तो उसने इतना एंगल टर्न किया। दूसरी बच्ची जो यहां से लेके यहां आई, पता है उसने भी सेम एंगल टर्न किया, सेम टाइम में सेम एंगल टर्न किया। और ओमेगा होते ही क्या है, एंगल टर्न इन यूनिट टाइम। मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, दोनों सेम एंगल टर्न करेंगे। अगर दोनों ने सेम एंगल टर्न नहीं किया, तो वो रोटेशनल मोशन ही नहीं रहेगा। ये पेन को देखो, इसको मैं यहां से लेके यहां तक के लेके आया, इसका ये वाला पॉइंट ने भी 90 डिग्री एंगल कवर किया, और ये वाला पॉइंट है ये भी 90 डिग्री कवर किया, और वो भी सेम टाइम में। मतलब दोनों ने सेम एंगल सेम टाइम में टर्न किया। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है रोटेशनल मोशन में, हमेशा सेम होती है हर पॉइंट के लिए, कोई सा भी पॉइंट हो। कितना समझ में आ गया। लेकिन दोनों ने लीनियर डिस्टेंस ना जो है वो अलग अलग ट्रेस की है। तो एक फास्ट फास्ट दौड़ रही है और एक स्लो स्लो दौड़ रही है।
तो ओमेगा इज सेम बट v इज डिफरेंट। कितना समझ में आया? तो रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होती है हर पॉइंट की, लेकिन लीनियर वेलोसिटी ना चेंज हो जाती है। ये वाली जो बालिका है ये यहां से लेके यहां तक के दौड़ी है और ये वाली बालिका यहां से लेके यहां तक। एंगल दोनों ने सेम टर्न किया है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन दोनों ने लीनियर डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल की है तो लीनियर वेलोसिटी क्या है दोनों की अलग अलग है। कितना याद रहेगा? पक्का? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, किस किस की वेलोसिटी को स्टडी करेंगे? या तो बहुत सारे पॉइंट हो गए ना, और पाथ भी देखो कितना अजीबो गरीब है। अगर आप ये देखोगे ना कि ए कैसा पाथ ट्रेस कर रहा है, तो ए का पाथ पता है कैसा होगा? ये ऐसा ऐसा। ए पहले ऊपर था, देखो ए पहले धीरे धीरे नीचे आएगा, उसके बाद ए जो है जब चक्का ऐसा घूमेगा तो फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ के ऊपर आ जाएगा। तो पाथ भी कितना गंदा ट्रेस कर रहा है ये। तो हम लोग ना सारे पॉइंट्स का यहाँ पे ख्याल नहीं रख सकते, तो हम लोग ना सबसे कोई इजी वाला पॉइंट ढूंढेंगे जिसका मोशन बड़ा इजी हो, एकदम जिसको हम समझते हो। तो आप सोचो कि किस पॉइंट का मोशन अगर आप स्टडी करो तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। सी का, क्योंकि उसका मोशन कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो देखो वो रोटेशनल मोशन का पार्ट तो है, उस बॉडी में है वो, लेकिन उसका जो पाथ है वो कैसा है? लीनियर पाथ है। तो अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट को चूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। उसी के अबाउट तो रोटेट हो रहा है वो, आप लोग देख लो। तो उसके अबाउट हम लोग ना अपनी सारी स्टडी करने वाले हैं। तो इतने अच्छे पॉइंट को जिसके कारण हमारी स्टडी इतनी आसान हो गई, उसे हम एक नाम देने वाले हैं। क्या नाम देंगे उसको? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की जरूरत तो समझ गए ना। हम भाई किसी भी पॉइंट के अबाउट इसको स्टडी ऑफ मोशन नहीं कर सकते, तो अपनी स्टडी ऑफ मोशन को इजी बनाने के लिए हम लोग एक पॉइंट को चूज किए हैं, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? सेंटर ऑफ मोशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लिखिएगा सेंटर ऑफ मास, उसमें डैश करके लिखिए। जैसे आपका पंखा है उसका भी आपको सेंटर ऑफ मास दिख रहा होगा, एकदम उसके बीचों बीच, उसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। लेकिन पंखुड़ी के एंड के पॉइंट्स को आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। तो सेंटर जो है ना उसका आप लोगों को यहां से दिख रहा है क्या? उसके सेंटर पे कोई बिंदी बिंदी लगी है कुछ? वो सेंटर तो है लेकिन उसके ऊपर आपने कोई अलग से पॉइंट बना के नहीं रखा है, तो ये ना एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट। वो दिख नहीं रहा है वहां पे लेकिन वो है वहां पे। तो लिखिएगा इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। इसकी डेफिनेशन यार बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है। इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट at which the entire mass of an object may be assumed to be concentrated to visualize its motion, तो यहां पे देखो, जैसे ये एक बुक है, ये एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, इसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसका सारा मास ना वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो देखो इसका एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा होगा जिसके ऊपर मैं एक फिंगर रख के इस पूरी बॉडी को उठा सकता हूँ यानी इतनी बड़ी बॉडी है, मैंने एक पॉइंट पे इस बॉडी को उठा लिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका सारा मास जो है ना उस पॉइंट के ऊपर ही हमने एज्यूम किया है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। वरना इस बॉडी को अगर मैं यहां से उठाना चाहूं तो एक पॉइंट पे नहीं उठा सकता, इसको मुझे ऐसे उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक पॉइंट पे उठा सकता हूँ, क्योंकि इसका सारा मास क्या है, हमने वहां पे एज्यूम कर लिया है कि वो वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और चाहूं तो इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमा भी सकता हूँ, रोटेशनल मोशन भी हो गया। तो उस पॉइंट के अबाउट ना बॉडी अपने आप रोटेट करने लगती है, जो इसका सेंटर ऑफ मास होता है। जब आप इसको ऐसे करके घुमाएंगे ना तो देखेंगे कि ये इस पॉइंट के अबाउट ही रोटेट कर रही होती है, जिसका सेंटर ऑफ मास होता है। क्या यहाँ पे कुछ लगा हुआ है क्या मार्क? नहीं, हाइपोथेटिकल है ना, हमने इमेजिन करके रखा है कि इसके अबाउट जैसे हमने इसको ऐसा किया ना
अगर ये थोड़ी देर हवा में रहती है ना, तो आप देखते कि ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रही है। तो वही जो हाइपोथेटिकल पॉइंट है ना, वही क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास। इसके ऊपर अगर मैं आपको सेंटर ऑफ मास निकालने बोलूं, तो आप कैसे निकालोगे? आप इस डायगोनल को बनाओगे और इस डायगोनल को बनाओगे, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सब बना सकते हैं, अपनी अपनी कॉपी को बैलेंस करके देखो, करके देखो, एक फिंगर पे सेंटर ऑफ मास है वही। तो किसी भी स्क्वायर का या रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? जहां पे उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बढ़िया, घर जाके यही प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ये रोटेशनल मोशन है। क्या इतना समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों है? हमारे मोशन को इजीली विजुअलाइज करने के लिए। हम एक ही पॉइंट का एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? देखो, ये बुक को अगर मैं फेंकू यहां से ऐसे घुमाते हुए, तो अब इसका जो सेंटर है वो मुझे क्लियर दिखते रहेगा हमेशा। ये सारे पॉइंट तो देखो सर्कल को ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो पूरा एक पैराबोला बस बनाएगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। तो इसका मोशन मुझे स्टडी करना है, बाकी का मोशन मैं नहीं देखने वाला। तो सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों है? सबसे लास्ट लाइन उन्होंने लिखवाया, टू विजुअलाइज इट्स मोशन। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास। तो सर अब हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें? तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, चलो, ये है एक बॉडी जिसकी लेंथ है डी। चलो मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा एग्जैक्टली exactly? मैं रखते जा रहा हूं पेन, आप बताते जाना वहां पे होगा कि नहीं। यहां पे, यहां, 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 एग्जैक्टली exactly. यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास। तो हम लोगों को ना कॉमन सेंस है कि कहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। अगर मैं बॉडी ऐसी बना दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एग्जैक्टली इसके बीचों बीच होगा। अगर ये एक सॉलिड डिस्क नहीं है, ये एक रिंग है, रिंग, तब भी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बाहर पे, यहां पे। मतलब वो मास, वो जो सेंटर होता है ना, उससे पूरे मास की जो डिस्टेंस होती है ना, वो इक्वल होती है। डिस्ट्रीब्यूशन उससे ना क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो अगर आपने एक सॉलिड डिस्क ली है, तब तो आपको समझ में आएगा कि मान लो एक सॉलिड डिस्क होती, जैसे कि हमारे घर में थाली होती है, तो सर इसको तो मैं यहाँ इस पे फिंगर रख के इसको उठा सकता हूँ। लेकिन सर अगर ये मेरे गाड़ी के चक्के जैसे जैसे रिम होता है ना, बस ये बाहर भी ये मास है, अंदर पूरा एक खोखला है, कुछ नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास जरूरी है क्या बॉडी के अंदर हो? नहीं, बॉडी के बाहर भी। इस रिंग को अगर आप ऐसे उठा के फेंकोगे, तो देखो कि हर पॉइंट इसका एक सर्कल ट्रेस कर रहा है, लेकिन इसका जो ये वाला सेंटर है ना, ये कोई पाथ ट्रेस नहीं कर रहा है ऐसे सर्कुलर। तो सर्कुलर बॉडी चाहे ऐसी सॉलिड हो चाहे पूरी हॉलो हो, उसका सेंटर कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। कितना समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद ये जो है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? बस ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल को मीट करा दिए, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा कोई पैरेललोग्राम बनाया है, पैरेललोग्राम, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? वही डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। कितना क्लियर है? तो यहाँ पे तो ना बड़ा आसान था, हम लोगों ने बहुत इजीली निकाल लिया। अब देखो सेंटर ऑफ मास आपको बताना है कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, जैसे डंबल होता है ना, डंबल, इसको मैंने ये रॉड से जोड़ के रखा है। अब मैं चाहता हूं इसको मैं एक उंगली से उठाऊं, है मुझ में इतनी ताकत, मैं उठा सकता हूं डंबल को एक उंगली से। तो बताओ मैं अपनी फिंगर को यहां पे रखूंगा तो क्या ये बैलेंस्ड रहेगा? नहीं। क्या मैं यहां पे रखूं तो बैलेंस्ड रहेगा? क्या मैं बिल्कुल बीचों बीच ऐसे करके उठाऊं इसको, तो क्या ये बैलेंस्ड रहेगा? आपको तो पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो देखो, भले ये रॉड ना नेग्लिजिबल मास की मान लो, मेन मास यहां और यहां लगा है, पर उसका सेंटर कहां पे? बिल्कुल बीचों बीच, दोनों मास से बिल्कुल बीचों बीच। चलो मान लो अगर ऐसा हो जाए, मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो डंबल है ना, उसमें ये वाला जो मास है वो ऐसा रहे, और ये वाला मास जो है ऐसा रहे। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एग्जैक्टली यहां पे? नहीं। अब आप इसको एक फिंगर से उठाने जाओगे ना, तो वो उधर गिर जाएगा। फील कर पा रहे हो इस चीज को?
सोचो मैंने इसको ऐसे बैलेंस करके रखा हुआ था, आप आए और यहां पे बैठ गए। अभी देखो दोनों साइड मास बिल्कुल बैलेंस्ड है, आप यहां बैठ गए तो क्या होगा, अभी बैलेंस्ड रहेगा ये। किधर को गिरेगा, इधर को। अगर आप इस साइड बैठे तो इधर को। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, जिधर ज्यादा मास होगा उस तरफ ही शिफ्ट हो जाता है। तो पता है इसको अब आपको बैलेंस अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो यहां कहीं से इसको उठाना पड़ेगा, जितना ज्यादा मास उसके उतने करीब आपको रखना पड़ेगा, तब ये मास बैलेंस्ड रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास खिसक जाता है मास देख के, जिधर ज्यादा मास उधर हम खिसक गए। ठीक है, तो अभी हम लोगों को एक फॉर्मूला देखना है। हम लोग कहाँ ऐसा कैलकुलेट करते रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बस एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। अभी लिखो मत, मैं अच्छे वर्ड्स में लिखाऊंगा। तो देखो ये एक हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो ये एक मास M है और ये एक मास M है। अब मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक की ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका जो लोकेशन है वो कितना है, 2 0, मतलब एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई में 0 है। इसका लोकेशन क्या है, 6 0। एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है ना, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, चलो बताओ मुझे, वो पॉइंट बताओ कहां पे होगा। हाँ मिड में, तो यहाँ पे क्या होगा वो पॉइंट, वो इससे भी सेम डिस्टेंस पे होगा, इससे भी सेम डिस्टेंस पे। क्या होगा वो, 4 0, वही इसका सेंटर होगा। होगा नहीं होगा, उस फॉर्मूले से हम इसको निकाल के देखते हैं। तो देखो ये है हमारा ओरिजिन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओरिजिन। आप ओरिजिन क्या चूज करते हैं उस पर आपका आंसर डिपेंड करेगा। ये हमारा ओरिजिन है। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से बताऊं कि इसका सेंटर कितनी दूरी पे। आपने जो 4 बताया है ना, वो यहीं से बताया है, बताया है या नहीं। ये देखो यहां से 2 है, आपने सेंटर बताया 4, मतलब आपने ओरिजिन से डिस्टेंस बताई है। तो आपको एक ओरिजिन यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। हम लोग ओरिजिन किसको एज्यूम कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है तो वही ओरिजिन होगा, और अगर नहीं दिया है तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी ओरिजिन चूज कर सकते हैं। अभी करके देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ना दे रखा था कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये रखा है 2 0 पे, ये रखा है 6 0 पे। तो बताओ यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हमको सेंटर ऑफ मास का ना ये निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो हम लोगों ने लिखा R इज इक्वल्स टू M1, इसका मास कितना है M, इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से 2, M इंटू 2। देखो M1R1 प्लस इसका मास कितना है, इसका भी मास M है, तो M, इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से 6, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 यानी कि M प्लस M। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2M प्लस 6M, कितना हो गया ये 8M डिवाइडेड बाई 2M। M से M मर गया, 2 से 8 4 बार आ गई R की वैल्यू 4। लिख दो यहाँ पे R की वैल्यू 4 0। तो ये तो आप लोगों को पहले से आता था फॉर्मूला, तो मैंने ऐसी फालतू बता दिया आप लोगों को, है ना। तो भैया आगे चल के प्रॉब्लम्स एडवांस होने वाले हैं, उसमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसमें तो बड़े हंसते हंसते आप लोगों ने निकाल लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। अब अगला क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कि यहां पे एक मास रखा हुआ है और दूसरा मास यहां पे रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो है 4। दोनों का मास है M M। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। क्या यहाँ पे कोई ओरिजिन दिया है क्या, नहीं। तो ओरिजिन का क्या करेंगे हम लोग, अपनी मर्जी से चूज करेंगे। जहां चाहे वहां पे आप ओरिजिन को रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ओरिजिन को हमेशा कहां पे रखेंगे, किसी एक मास के सेंटर पे रखेंगे। क्योंकि मास के सेंटर पे रख देंगे ना, तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0। यहाँ पे देखो इस मास का जो सेंटर है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी थी 2। मान लो ओरिजिन यहीं पे होता तो डिस्टेंस कितनी हो जाती 0, तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा किसी भी एक मास के सेंटर पे रख देंगे। किसी बच्चे का मन ना माने तो क्या करे, वो यहाँ पे रख ले ये वाले के ऊपर। किसी का मन ना माने तो बीच में कहीं रख ले ओरिजिन को। जहां भी रखेगा आंसर सेम आएगा। सेम इन द सेंस सबके आंसर्स तो अलग अलग होंगे,
लेकिन जब आप उसको देखोगे ना, दोनों से डिस्टेंस हमेशा सबकी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर मैं बोलूंगा कि आपको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो आप बोलोगे सर सिंपल, एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। R क्या है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। अब ओरिजिन बनाना था तो मैंने ओरिजिन को क्या किया, यहीं पे ओरिजिन को बना दिया। ये लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब आर तो हमें निकालना है इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, आर की वैल्यू निकालना है। अब देखो, मास पहला वाला एम है और उसके सेंटर की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 0। तो यहां पे हमने लिख दिया 0 प्लस दूसरा वाला मास कितना है? एम, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 4। तो m इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस m, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया? 4m अपॉन 2m। m से m कट गया, यहाँ क्या बच गया? 2। r की वैल्यू 2। ये देखो, यहां से यहां तक 4 है तो 2 कहां होगा? यही होगा ना। आया कि नहीं सही जवाब? तो यहाँ पे देखो, ओरिजिन नहीं दिया था तो हमने क्या किया, अपनी मर्जी से ओरिजिन ले लिया। हमारी मर्जी, हम ओरिजिन यहीं पे लेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पे ओरिजिन ले ले, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसके लिए r की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू 0, और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। उस डायरेक्शन में -4, तो आंसर क्या आएगा? -2। तो यहाँ कहीं पे आपका ही आएगा। कितना समझ में आ गया? चलिए, तो लिखिएगा थोड़ा सा पहले। क्या सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिख लिए? चलिए, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के बाद में स्टार पॉइंट लिखिएगा। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ बॉडी, डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ बॉडी। आप लोगों ने यहां पे बताया ना, किसके लिए क्या होगा, किसका सेंटर कहां पे होगा, शेप वाइज ये अलग अलग होते जाता है। अब देखो, मान लो ये अगर ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगुलर कोई बॉडी है, तो बताओ इसका सेंटर कहां पे होगा? तीनों साइड से। हाँ, तो मैं कैसे निकालूं, कहां मिलेगा मुझे? जैसे स्क्वायर में आपने बताया था सर, डायगोनल्स ड्रॉ करो, हो जाएगा। यहाँ पे कैसे निकालूं मैं? ये मेरे पास ना एक कागज पड़ा हुआ है ऐसे ट्राइंगल शेप का, मेरे पास स्केल भी है, पेंसिल भी है। बताओ, आप लोग मीडियन समझते हैं? मीडियन यानी कि ये वाले कॉर्नर से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो यहां से आप सामने वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो जाके यहां कहीं पे बन जाएगा। इससे आप ड्रॉ करना तो यहां कहीं पे बन जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका सेंटर। पता है, आप तीसरी वाली से भी जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो वो इसी से पास होके जाएगा, ये ऐसा। तो इनको मीडियन कहते हैं, मीडियन। कितना क्लियर है? ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सामने वाली साइड पे। तो एक ट्राइंगल का भी आप यहाँ पे बना सकते हैं सेंटर। अब आपने स्केल से जब इसको ड्रॉ कर लिया ना, इस प्लेट को यहाँ पे फिंगर रख के ऐसे रख के देखना, ये मस्त उसके ऊपर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वही उसका सेंटर ऑफ मास है। आप इसमें एक चीज और नोटिस करेंगे, तो मैंने अच्छे से बनाया नहीं है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो हाइट है उसके बीचों बीच होगा या ऊपर होगा या नीचे होगा? ये देखो, ये हाइट है ना, ये हाइट इस ट्रायंगल की, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा या ऊपर या नीचे होगा? थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि नीचे में मास ज्यादा है। ये देखो, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, ये 10 सेंटीमीटर का है, 5 ऊपर 5 नीचे, ऊपर मास ज्यादा दिख रहा है कि नीचे मास ज्यादा दिख रहा है? नीचे। तो नीचे ज्यादा मास है ना, इसलिए थोड़ा सा वो नीचे की तरफ रहता है सेंटर ऑफ मास। याद रहेगा नहीं? चलिए लिखिएगा, सबसे पहला स्टार पॉइंट, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। उसके बाद नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सेंटर ऑफ मास may be inside or outside of the body, center of mass may be inside or outside of the body.
इसी के अंदर लिख लेना सर्कुलर डिस्क एट सेंटर विद इन बॉडी और सर्कुलर रिम। पूछता है ये एग्जाम में कि रिम का कहां होता है, तो इसमें भी क्या बोलोगे आप, एट सेंटर, सेंटर पे तो हो गई, बट ये क्या है, आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर में है। सॉलिड डिस्क ये ऐसी होती है जो कि पूरी सॉलिड है, और ये रिम है बेचारा, बस बाहर में इसका मास है, अंदर में कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। वहां तो 2 ही मास थे, ऐसे 50 मास होंगे तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, सेम, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस m4r4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। जितने भी मास लगा दो सर, हम बना लेंगे। देखिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम, स्मॉल n, फॉर n पार्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पे ना ये एक मास है m1, यहाँ पे ये दूसरा मास है m2, यहाँ पे एक तीसरा मास है m3, यहाँ पे एक चौथा मास है m4। अब इनका भी तो कोई एक सेंटर ऑफ मास होगा, इनका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r3, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r4, और जो इन सब का सेंटर ऑफ मास होगा वो इन सब के बीचों बीच यहां कहीं पे होगा। आप खुद समझो ना, मान लो आपने ना स्टील की बड़ी बड़ी बॉल रखी हुई है, स्टील की बड़ी बड़ी बॉल को आपने ऐसा जोड़ के कुछ बना दिया है, ये ऐसा दिख रहा है, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको इससे जोड़ दिया। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ बीच में, जिसके ऊपर मैं फिंगर रख के इस पूरे सिस्टम को उठा सकता हूं। आपको इमेजिन करो कि मान लो आपने एक थाली ली है, थाली, उसमें आपने अगर उसको एक फिंगर पे उठाना चाहते हो तो आप बीचों बीच रख के उठा सकते हो, पर उस थाली के ऊपर मान लो किनारे में कहीं पे एक पानी भरा हुआ ग्लास या कटोरी रखी हुई है पानी भरी, तो क्या अभी भी सेंटर से उठा लोगे उसको? नहीं, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ना। मान लो 2-3 कटोरी और रखी तो आपको अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा। तो वैसे देखो यहाँ पे अलग अलग ऐसे मासेस रखे हुए, तो ना आप सेंटर खिसकते जाता है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे, समझ में आ रहा है? एक थाली है, इस थाली में यहाँ पे एक कटोरी है, यहाँ पे एक कटोरी है, यहाँ पे एक कटोरी है। इसको आप उंगली से बैलेंस करना चाहते हैं, इस थाली को एक उंगली से। आप इसको जब नीचे से एक फिंगर से सपोर्ट देंगे तो क्या बिल्कुल इसके सेंटर पे देंगे? नहीं, उस साइड बहुत मास है, वो गिर जाएगी। आप क्या करेंगे, यहां कहीं पे सपोर्ट देंगे। तीनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। कोई तो पॉइंट होगा ना जिसमें एक फिंगर से उठा लूं, वही सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे भी देखो, ये बहुत सारे ऐसे मासेस रखे हुए, इनका सेंटर ऑफ मास ये है। हमको इसी की पोजीशन निकालना है, जिसे हम कहेंगे आर। तो यहाँ पे जो वेक्टर आर होगा वो होगा m1r1, फॉर्मूला लिखते जाओ डायग्राम बना के, प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी हैं सबको ऊपर लिख दो, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश डैश। कितने भी मास आ जाए, कैसा भी सिस्टम हो, कैसा भी दिख रहा हो, देखो मैंने कितने गंदे तरीके से सजाया है मासेस को, ऊपर नीचे कहीं पे भी। तो कितना भी गंदा दिखने वाला सिस्टम क्यों ना हो, फॉर्मूला तो यही है। अब देखो, ये 1 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशंस में रखे हुए हैं, सबका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सबका अलग अलग होगा। तो देखो, इस सेंटर का भी तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, बस इस सेंटर का हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। एग्जाम में यही आने वाला है कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालो। तो बच्चे, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, ये पोजीशन वेक्टर आर है, एक्स आई प्लस वाई जे, मतलब एक्स और वाई दोनों को कंटेन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, एक्स को निकालने के लिए m1x1 प्लस m2x2 प्लस डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश। ये जो पहला वाला मास है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 ही तो होंगे।
तो आपको मास पता है, उसका x1 पता है, वैल्यू पुट कर दो। अगले वाले मास के लिए इसकी वैल्यू पता है कि कितना मास है, 3 किलो 4 किलो। आपको इसका x कोऑर्डिनेट देगा और y कोऑर्डिनेट भी देगा, तो वहां से x कोऑर्डिनेट को उठा के रख देना। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। उसके बाद y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला। उसमें क्या हो जाएगा, m1 y1 लिख लो अपने से, प्लस m2 y2 प्लस डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी होंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बना के इसको खत्म करते हैं। क्या सबने नोट कर लिया? तो चलिए क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे ये एक मास है, यहाँ पे ये एक मास है, यहाँ पे ये एक मास है, यहाँ पे ये एक मास है। मतलब मैंने इनको ऐसे रखा है कि इनके अगर आप सेंटर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कि स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका जो मास है ना वो है m, उसके बाद इसका है 2m, इसका है 3m और इसका है 4m। ये सब इनके मासेस है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है कितनी, 4 सेंटीमीटर। और यहां से लेके 4 सेंटीमीटर नहीं, इसको ना 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग ले लेते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो भी क्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। क्या लग रहा है, यहां पे होगा एग्जैक्टली बीचों बीच? नहीं, अगर ये चारों सेम होते ना तो बिल्कुल बीचों बीच होता। अगर ये भी एम 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 तो हम आंख बंद करके लिख देते यहां। लेकिन यार अभी देखो, यहाँ पे मास कम है, यहाँ ज्यादा है, इधर और उधर तो और ज्यादा है, हर जगह अलग अलग मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा। तो कहां पे होगा यही हमको पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, इस सेंटर ऑफ मास के वो जहां कहीं पे भी उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना होता है, बोलो बोलो बोलो। ओरिजिन, किसने बोला? बहुत बढ़िया, सबसे पहला काम है आपको ओरिजिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। बिना ओरिजिन के आप नहीं बता सकते। अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहां से मतलब बिलासपुर कितना दूर है, तो आप बोलेंगे 110 किलोमीटर, आपने यहां से बताया ना। अगर हम दिल्ली में बैठे होते तो आप क्या बोलते, यहाँ से 1000 किलोमीटर है। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो ये R1 R2 X1 X2 जो लिखी है आपने सब डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन कहां पे लेने वाले हैं, मैंने बताया था किसी भी एक मास के ऊपर ले लो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो मास है इसके ऊपर ही ओरिजिन को ले लेते हैं। तो ओरिजिन के लिए क्या करें हमने, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो मिल गया ओरिजिन यहां पे। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट्स 0 0। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, 2 10 0। एक्स में 10 है और वाई में कितना है, 0। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, 10 10। ये देखो, ये एक्स में भी 10 आगे है और वाई में भी 10 ऊपर है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे, 0 10। एक्स में तो भैया ये 0 है, आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन वाई में ये ऊपर चढ़ चुका है 10। तो मैंने सबके कोऑर्डिनेट्स बता दिए आपको। अब जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो आपको बताना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कहां होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चलो फटाफट निकालो। और y इज इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4।
मैं अपनी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, आप लोग अपनी वैल्यूज पुट करते जाइए। ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। क्या एक्स में यही लिखा आप लोगों ने फॉर्मूला? देखो x1 और x4 दोनों 0 हैं। इवन मैंने तो लिख भी दिया है बोर्ड के ऊपर सबकी वैल्यूज, x1 x2 y1 y2 y4 y3। बस वैल्यूज पुट करना है और आंसर आ जाएगा। हाँ, x डायरेक्शन में 5 आ रहा है, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू 7। ओके, तो y की वैल्यू आ रही है 7। तो देखो इसको लोकेट करना है। देखो आंसर आप लोग भी निकाल लोगे, इसको लोकेट कैसे करेंगे वो देख लो। x की वैल्यू कितनी आई है 5, x की वैल्यू कितनी आई है 5, तो मैंने यहाँ पे एक डैश छोटा सा खींच लिया। और y की वैल्यू कितनी आई है 7, यहाँ कहीं 5 होगा, यहाँ पे कहीं 7 होगा। अब देखो ये और ये, इन दोनों से मैं क्या करूंगा, इससे ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन और इससे ऐसी वर्टिकल लाइन, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना हो जाएगा 5 7। देखो मैं x में 5 जाके y में ऊपर 7 गया, यही क्या हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे ध्यान से देखो x की वैल्यू 5 आई है। x की वैल्यू 5 क्यों आई है? क्योंकि देखो इस एक्सिस के उस तरफ कितना मास है 5, और इस तरफ भी कितना मास है 5। तो सिमेट्री है, सिमेट्री जब भी होती है ना तो सेंटर पे ही होता है, बीचों बीच। लेकिन y के अबाउट देखो, इसके अबाउट सिमेट्री नहीं है यार, इसलिए ऊपर खिसक गया। इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, इधर भी 5 m है और इधर भी कितना है 5 m। तो धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं है, नीचे 3 m है और ऊपर में कितना है 7 m। ऊपर ज्यादा मास है ना तो ये ऊपर चला गया। तो देखो आगे चल के जब हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तब कुछ कुछ में आप लोगों को आधी चीजें नहीं निकालना पड़ेगा। बोलोगे सर वो तो सिमेट्री दिख रही है तो वहीं पे होगा ना करके, तो आप लोग देख के समझ जाया करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक के रुकते हैं, लेकिन अगली क्लास में आप ये सारे फॉर्मूले याद करके आएंगे। ये सारे फॉर्मूलेज की बहुत जरूरत पड़ेगी, जैसे इन फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों। चलिए बच्चे, ऑनलाइन बच्चे भी लीव कर सकते हैं क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर।